अमीर साक्षी और गरीब शिवम का प्यार शादी में बदल जाता है। साक्षी अपने गरीब ससुराल आती है। ठंड का मौसम होता है। साक्षी को ससुराल में अमीरों वाली सुविधाएं नहीं मिलती। उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दुल्हन के जोड़े में साक्षी अपने ससुराल में बैठी होती है। मिट्टी का कच्चा घर होने के कारण घर के अंदर बहुत ठंडक होती है। बाहर से ज्यादा ठंड तो घर के अंदर लग रही है। बाहर कम से कम हल्की धूप तो है। मैं दुल्हन के जोड़े में घर के बाहर भी नहीं जा सकती। साक्षी ठंड से कपकपा रही होती है, तभी उसकी सास तुलसी वहां आती है। क्या हुआ बहू, तूने इतनी मोटी शॉल ओढ़ रखी है, फिर भी तुझे ठंड लग रही है। माँ जी, इस मिट्टी के घर में बहुत ठंड लग रही है। अगर आप हीटर लगा देती तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाती। बहू, हम गरीबों के घर में तुझे हीटर नहीं मिलेगा। हमारे पास ना तो हीटर खरीदने के पैसे हैं और ना ही बिजली का बिल भरने के। साक्षी देखती है कि घर के बाहर चूल्हा जल रहा होता है, जहां उसकी ननद मधु चूल्हे पर चाय बना रही होती है। वहां सारे मेहमान बैठे होते हैं। माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी बाहर चूल्हे के पास बैठ जाऊं। नहीं बहू, घर के बाहर जाकर बैठेगी तो अच्छा लगेगा क्या? मेहमान क्या कहेंगे कि तुलसी की बहू को जरा सी भी शर्म नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं यहाँ कमरे में ही बैठी रहूंगी। कुछ देर बाद मधु साक्षी के पास चाय लेकर आती है। भाभी, ये लो चाय पी लो। ननद जी, अच्छा हुआ आप चाय ले आई। गरम चाय पीकर शायद मुझे राहत मिल जाए। यहाँ तो बहुत ठंड है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। भाभी, मैंने चाय में लौंग और अदरक डाला है। इसे पीने के बाद आपको काफी गर्माहट महसूस होगी। साक्षी चाय पीती है, जिसके बाद उसे सचमुच में थोड़ी राहत महसूस होती है। रात में सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। साक्षी को भी शिवम के साथ मिट्टी के फर्श पर बैठकर खाना खाना पड़ता है, जिस कारण उसे फिर से ठंड लगने लगती है। क्या बात है साक्षी, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मिट्टी की फर्श बहुत ठंडी है। नीचे बैठकर मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं तुम्हारा खाना खाट पर लगा देता हूँ, तुम खाट पर बैठकर खाना खा लो। सभी मेहमान वहीं बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शिवम की चाची सरिता कहती है, शादी होते ही बीवी का गुलाम बन गया। जब उसने तुझसे शादी की है तो गरीबी में रहने की आदत भी डालनी होगी। यहाँ हम सभी जमीन पर बैठकर खाना खा रहे और वो खाट पर बैठकर खाना खाएगी। चाची जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जमीन मिट्टी की है, जिस कारण साक्षी को बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो हम सबको लग रही है, सिर्फ बहू को थोड़ी लग रही है। चाची जी, मैं फर्श पर बैठकर खाना खा लूंगी। आप सही कह रही हैं। जब मैंने शिवम से शादी की है तो मुझे उस चीज की आदत डालनी होगी जो मेरे ससुराल में की जाती है। साक्षी किसी तरह से ठंडे फर्श पर बैठकर खाना खाती है, जिसके बाद मधु उसे उसके कमरे में ले जाती है। भाभी, ये रहा आपका कमरा। अब आप और भैया यहाँ आराम करो। साक्षी देखती है कि खाट पर घर का बना पतला सा एक मैट्रेस बिछाया हुआ था, जिस पर पुरानी सी लेकिन धुली हुई चादर बिछी थी। साक्षी उस पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में शिवम कमरे में आता है। सॉरी साक्षी, ससुराल में पहले ही दिन तुम्हें चाची जी की कड़वी बातें सुनने पड़ी। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। जब घर के सभी सदस्य और मेहमान फर्श पर बैठकर खाना खा रहे थे तो मुझे अपनी परेशानियां बताने की क्या जरूरत थी कि मुझे ठंड लग रही है। चाची जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। जब मैंने तुमसे शादी की है तो तुम्हारे साथ तुम्हारी परिस्थितियों में रहने की आदत डालनी होगी। शिवम और साक्षी खाट पर सोते हैं, लेकिन साक्षी को खाट पर नींद नहीं आती है। वो रात भर जागती है और मन ही मन सोचती है कि या तो मुझे खुद को अपने गरीब ससुराल के हालात के साथ ढालना होगा या फिर हालात को बदलने की कोशिश करनी होगी। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद तुलसी साक्षी से पहली रसोई का खाना बनाने को कहती है। वो उसे घर के बाहर बने मिट्टी के चूल्हे के पास ले जाती है। साक्षी बहू, तुम्हें सारा खाना यहाँ बनाना होगा। माँ जी, मैं यहीं खुले में खाना कैसे बनाऊंगी? भाभी, हम लोग हर मौसम में यहाँ खुले में खाना बनाते हैं। हमारे पास और कोई जगह नहीं है ना हमारा घर इतना बड़ा है कि हम घर के अंदर रसोई बना सके। साक्षी घर के बाहर खुले में खाना बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और चूल्हे पर पानी पड़ने से चूल्हा ठंडा हो जाता है। माँ जी, बारिश के कारण चूल्हा ठंडा पड़ गया। अब खाना कैसे बनाऊं? अब बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। साक्षी बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन शाम तक बारिश होती रहती है। शाम को जब बारिश रुकती है तो घर के बाहर पानी जमा हो जाता है। शाम को जब शिवम काम से घर लौटता है। आज घर में खाना नहीं बना है क्या? खाना कैसे बनता? पूरे दिन तो बारिश होती रही और अब बाहर पानी जमा हो गया है। बारिश और ठंड के मौसम में ऐसा ही होता है। अक्सर खाने की छुट्टी हो जाती है। और आज तो बहू की पहली रसोई थी, लेकिन बहू अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, बहू की पहली रसोई कल हो जाएगी। दूसरे दिन भी घर के बाहर लगा पानी ठीक से नहीं निकल पाया था, लेकिन किसी तरह से साक्षी खाना बनाती है। साक्षी घर के सभी सदस्यों को खाना परोसती है।
बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे बहू अपने मायके में खाना बनाती आई हो। पिताजी, मैंने मायके में कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि खाना कैसे बनाना है। लेकिन बाहर खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बारिश का पानी जमा होने के कारण ठंड ज्यादा लग रही थी और मच्छर भी हो गए हैं। बहू, अब हमारे पास बस यही जगह है, इसी में तुझे सब करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद जब साक्षी और शिवम अपने कमरे में जाते हैं तो साक्षी शिवम से कहती है, शिवम, अगर हम अपना पक्का मकान बना ले तो कैसा रहेगा? लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? मैंने हमारी शादी के लिए पहले से ही उधार लिया हुआ है और हमारे पास यही थोड़ी सी जगह है। पक्का मकान बना भी लिया तो 2 ही कमरे बन पाएंगे। माँ ने मुझे शादी में जो गहने दिए थे मैं उसे बेच दूंगी। मेरे पास कुछ पैसे भी है, उससे हमारा मकान पक्का बन जाएगा। नहीं साक्षी, मैं खुद तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। तुम्हारी माँ ने जो गहने दिए हैं उन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन एक बार हमारा पक्का मकान बन गया तो हमें ठंड में ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। साक्षी शिवम को राजी कर लेती है और शिवम साक्षी के गहने बेच देता है। साक्षी उसे कुछ पैसे भी देती है और उससे शिवम 2 कमरों का पक्का मकान बनवाता है। साक्षी के कहने पर शिवम छत पर ईंटों का एक शेड भी बनवा देता है। हमारा पक्का मकान बन गया है, यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब साक्षी की वजह से हुआ है। लेकिन भाभी, आपने छत पर ईंटों का शेड क्यों बनवाया है? तुम बस देखती जाओ मधु। साक्षी कुछ मिट्टी लेकर आती है और उसे गीली करके शेड के नीचे मिट्टी का चूल्हा बनाती है। छत पर मिट्टी का चूल्हा बना दिया। माँ जी, अब मैं छत पर ही खाना बनाया करूंगी। घर के बाहर जमीन पर कुछ हरी सब्जियों के पौधे लगा दूंगी। साक्षी मिट्टी के चूल्हे के पास ईंटें रखकर स्लैब बना देती है, जिस पर वो राशन के डब्बे सजा देती है। अब साक्षी छत पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। घर के बाहर जमीन पर मिट्टी डालकर वहाँ हरी भरी सब्जियों के पौधे लगा देती है। कुछ वक्त बाद उन्हें घर की हरी सब्जी भी खाने को मिलने लगती है। साक्षी बहू के आने के बाद से घर में कितना बदलाव आ गया है। हमारा पक्के का मकान भी हो गया और घर में हरी सब्जियां भी उगने लगी हैं। कुछ दिनों बाद साक्षी अपने सास ससुर के सामने नौकरी करने की इच्छा जताती है। बहू, तुझे ससुराल आकर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तूने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई है और अब तुझे घर चलाने में शिवम की मदद करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तो इसमें बुरा क्या है पिताजी? अब यही मेरा घर है और आप लोग मेरे परिवार हैं। अपने परिवार के लिए थोड़ी मेहनत करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, बल्कि ये तो मेरा सौभाग्य है। साक्षी नौकरी ढूंढने लगती है। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे जल्दी नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद साक्षी की चाची सास सरिता उसके घर आती है। वो देखती है कि साक्षी के आने के बाद घर का काया पलट हो गया और साक्षी शिवम के साथ नौकरी पर जा रही है। साक्षी के ऑफिस जाने के बाद घर का काम मधु और तुलसी कर रहे हैं। अमीर बहू ने काम से बचने के लिए नौकरी करने का बहाना ढूंढ लिया। तुम दोनों को काम पर लगाकर खुद बाहर चली गई। भाभी, साक्षी ने हमें काम पर नहीं लगाया। वो तो इस घर को संवारने के लिए खुद दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। चाची, भाभी ने अपनी शादी के गहने बेचकर पक्का मकान बनवाए। पक्के मकान में हमें ठंड कम लगती है। जब से साक्षी बहू बनकर हमारे घर आई है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान ऐसी बहू सबको दे। सबके मुंह से साक्षी की तारीफ सुनकर सरिता समझ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। इधर साक्षी हर महीने अपनी सैलरी लाकर तुलसी के हाथों में रख देती। साक्षी बहू, अब तू भी छत पर एक अच्छी सी रसोई बनवा ले। कब तक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती रहेगी? माँ जी, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठा होता है। यही वो समय होता है जब हम सब इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हैं। माँ, मेरी सहेलियां आती होंगी, मैं मोमोज खाकर आती हूँ। अरे मंजरी, ये क्या तू लोफरों की तरह अपनी सहेलियों के साथ रोज गांव के बाहर इतनी दूर मोमोज खाने चल देती है? हाँ क्या माँ, भला मोमोज खाने से कोई लोफर हो जाता है क्या? और हम लोग गांव भर में घूमते थोड़ी हैं, बस जाते हैं, मोमोज खाते हैं और वापस आ जाते हैं। और माँ, मेरा मन नहीं मानता बिना चंदू के मोमोज खाए, भले वो गांव से थोड़ा दूर है। अब ये सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ। हाँ, तू कौन सा मेरी सुन लेगी, जा, मगर जल्दी वापस आ जाना। थोड़ी देर में मंजरी की सहेलियां मीना और डिम्पी आ जाती हैं और वो सब चल पड़ती हैं चंदू के मोमोज खाने। पूरे गांव में एक भी मोमोज की दुकान नहीं थी और सभी सहेलियां गांव के बाहर एक ठेले पर मोमोज खाने जाया करती थी। वाह, क्या स्वाद है! अरे थोड़ी चटनी दो ना चंदू भैया, कितनी कंजूसी कर रहे हो।
ये लीजिए ना दीदी। अरे आप लोग तो हमारे रोज के ग्राहक हैं, आपसे कैसी कंजूसी। अरे सुनो ना तुम दोनों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, और वो क्या, तेरी शादी उस गुज्जू से तय हो गई क्या? अब तेरे बाबा चौराहे पर उसे लाठी लेकर मारने नहीं भागेंगे? अरे नहीं पागल, ये भला कहाँ हो सकता है। बाबा और गुज्जू की तो जन्म जन्म की दुश्मनी है। खबर तो ये है कि मेरी एक सहेली है शहर में, राधिका। 1 हफ्ते में उसकी शादी है और उसने मुझे भी बुलाया है। अब माँ या बाबा में से तो कोई जाएगा नहीं, और वो लोग मुझे शहर अकेले जाने भी नहीं देंगे। तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ चलो, यकीन मानो बहुत मजा आएगा। मीना की बात डिम्पी और मंजरी दोनों को पसंद आती है। वो लोग पहले कभी शहर गई भी नहीं थी। ठीक है, मैं अपने घर में पता करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ, मैं भी। अगले दिन तीनों सहेलियां फिर से मिलती हैं और ये तय हो जाता है कि वो सब राधिका की शादी में शहर जाएंगी। 1 हफ्ता बीत जाता है और तीनों बन-ठन कर शहर पहुंच जाती हैं। राधिका की शादी एक बड़े से होटल में हो रही थी। वाह, क्या शानदार होटल है, एकदम महल जैसा। होटल तो अच्छा ही है, लेकिन जरा उधर तो देखो, खाने में क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अरे ये क्या 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 हुआ मंजरी, ऐसा क्या देख लिया तूने? वहां देखो कितनी तरह के मोमोज रखे हैं वहां। चलो जल्दी चलो। मंजरी अपनी सहेलियों को खींचकर मोमोज के पास वाले काउंटर पर ले जाती है। बाप रे, ये तो कितनी तरह के मोमोज हैं, ऐसे तो हमने गांव में कभी देखे ही नहीं। काउंटर पर खड़ा लड़का तीनों को देखकर बोलता है, जी मैडम, बताइए क्या खाना चाहेंगे आप? फ्राइड मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चॉकलेट मोमोज, बेक्ड मोमोज, तंदूरी मोमोज, ग्रिल्ड मोमोज या कुछ और? उस लड़के की बात सुनकर तीनों सहेलियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। ओफो, इतनी तरीके के मोमोज भी होते हैं? हमने तो चंदू के पास केवल वेज मोमोज ही खाए हैं, और वो भी कम चटनी के साथ। अब चंदू को भूल जाओ और यहाँ के मोमोज के मजे लो। भैया, आप तो सारे मोमोज एक एक प्लेट दे दो, हम लोग सारे खाएंगे। मंजरी और उसकी सहेलियां मन भर कर मोमोज खाती हैं। अगले दिन तीनों वापस गांव आ जाती हैं। वाह, क्या शानदार शादी थी, और उससे भी शानदार थे वहां के मोमोज। मैंने ऐसे मोमोज तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे, और खा भी कहाँ पाओगी अब मंजरी, वैसे भी मोमोज तो बस शहर में ही मिलते हैं ना। तीनों सहेलियां बातें कर रही थी कि तभी वहां पर मंजरी की माँ आ जाती है। मंजरी बेटी, तेरे लिए एक बड़े अच्छे घर का रिश्ता आया है। हमारे ही गांव का लड़का है और हम लोगों ने हाँ भी कर दी है। लड़के और उसके पिता का खानदानी काम है कंबल बेचने का। चलो अच्छा है, अब हमें कंबल बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे। हमारे जिज्जा जी का काम जो है कंबल बेचने का। 1 महीने बाद मंजरी की शादी विमल से हो जाती है। विमल के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उसकी माँ मंजरी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऊपर से मंजरी की रोज बाहर जाकर मोमोज खाने की आदत उसकी सास को और गुस्सा दिलाती थी। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। शाम हो गई है, मेरी सहेलियां आती होंगी, मैं मोमोज खाकर आती हूँ। क्यों भाई, ये कोई नियम है क्या तेरा कि अगर मोमोज खाने नहीं जाएगी तो प्रलय आ जाएगा? और ये कैसी सहेलियां हैं तेरी, एकदम आवारा। अरे रोज चली आती हैं यहाँ मुंह उठाकर। अरे मम्मी जी, अगर मैं रोज मोमोज खाने ना जाऊं ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। देखिए, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, मगर मुझे मोमोज खाने से मत रोकिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मंजरी चली जाती है, मगर उसकी सास का ये सब देखकर तो खून ही खौल रहा था। जैसे तैसे दोनों साथ में गुजारा करती हैं। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जब रात में बिमल और उसके पिता वापस आ रहे थे तो एक ट्रक उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। बिमल के पिता की तो फौरन मौत हो जाती है, लेकिन बिमल बच जाता है। लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मंजरी और उसकी सास भी भागी भागी आती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे है वो, और मेरे ससुर जी? देखिए, आपके ससुर जी तो एक्सीडेंट होते ही चल बसे, लेकिन आपके पति ठीक हैं, मगर उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। वो कम से कम 6 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगे। हाय राम, हाय राम, ये सब क्या हो गया मेरे घर में? कैसी अब शुगनी बहू के कदम पड़े कि 2 ही महीने में मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। हाय राम। देखिए, हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसी बातें मत करिए। आप अपने बेटे को कल घर ले जा सकती हैं, मगर उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगले दिन मंजरी बिमल को घर ले आती है। बिमल रोने लगता है। ये सब क्या हो गया मंजरी? अचानक से एक पल में ही सब खत्म हो गया। पापा भी अब हमारे साथ नहीं है, अब सारा काम कौन संभालेगा? उसे ऐसे देखकर मंजरी उसे समझाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। मंजरी ने बिमल को तो हिम्मत दे दी थी, लेकिन असलियत में वो खुद बहुत परेशान थी। उन लोगों का बिजनेस बंद हो चुका था और अब घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। बिमल भी व्हीलचेयर पर था।
उसे डॉक्टर ने 6 महीनों तक ऐसे ही रहने को कहा था। मेरा घर तो पूरा बर्बाद हो गया है और तू कलमुही यहाँ क्यों पड़ी है? अरे अपने मायके में जाकर रहना, यहाँ तुझे देख देख कर मेरा दिल और जलता है। वरना एक काम कर, जाकर मोमोज के ठेले के पास ही रह ले, वैसे भी तेरा मन तो वहीं लगता है ना। मम्मी जी आप फिर शुरू हो गई, मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी विमल जी को ऐसे छोड़कर। मंजरी आगे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मोमोज, वाह, अब तुझे सच में मोमोज खाने हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं नहीं, मोमोज का ठेला, मैं मोमोज का ठेला लगा सकती हूँ, इससे मैं अपना घर चला लूंगी और विमल जी आपकी चिंता भी कम हो जाएगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है मंजरी? ये तू क्या बकवास कर रही है? अब तू सड़कों पर मोमोज बेचेगी और हमारे घर की बेइज्जती करवाएगी। माँ बस भी करो, यहाँ घर में खाने तक के लाले हैं और तुम्हें इज्जत की पड़ी है। मंजरी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मंजरी की सास मना करती है लेकिन वो फौरन अपनी सहेली डिम्पी के घर गई। उसने मीना को भी वहीं बुलवा लिया। फिर उसने दोनों को अपने इरादों के बारे में बताया। देख मंजरी, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, गांव में कोई हमारे मोमोज क्यों ही खाएगा? अरे चंदू के बनाए मोमोज के आगे गांव में किसी के मोमोज की दुकान नहीं चलती है। वो तो इसलिए क्योंकि अभी तक किसी ने वैसे मोमोज खाए ही नहीं जैसे हम लोगों ने खाए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? याद नहीं जो मोमोज हमने तुम्हारी सहेली की शादी में खाए थे? वैसे मोमोज सारे गांव में कोई नहीं बनाता और ना ही कभी किसी ने खाया होगा, तो क्यों ना हम वैसे ही मोमोज बनाए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें वैसे फ्राइड तंदूरी और बाकी तरह के मोमोज बनाने आते हैं? नहीं आते तो सीख लेंगे ना, सिर्फ एक फोन ही तो चाहिए सीखने के लिए, वो तो हमारे पास है ही। और तो और दोस्तों, चंदू की मोमोज की दुकान गांव के बाहर है, हम सबके घरों से कितनी दूर। अगर गांव में यहीं पर दूसरी मोमोज की दुकान होगी तो भला सब इतनी दूर क्यों जाएंगे। ठीक है मंजरी, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो तुम दोनों वो सारे मोमोज कैसे बनाते हैं वो देखो, तब तक मैं माँ के पास से होकर आती हूँ। मंजरी अपनी माँ के घर जाती है और सब कुछ उन्हें बताती है। मेरी बच्ची, इतने कठिन समय में तू इतनी हिम्मत दिखा रही है, भगवान तेरी रक्षा जरूर करेंगे। माँ मुझे आपकी मदद भी चाहिए, मुझे थोड़े पैसे दे दो, ये काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन जितने हैं मैं तुझे अभी ला कर देती हूँ। मंजरी की माँ उसे थोड़े से पैसे दे देती है। वापस जाकर मंजरी और उसकी सहेलियां मोमोज बनाने का सारा सामान और एक छोटा सा तंदूर खरीद लेती हैं। फिर तीनों मंजरी के ससुराल पहुंच जाती हैं। सामान तो आ गया है, अब ये बताओ कि ये मोमोज हम लोग कहाँ ले जाकर बनाएंगे और बेचेंगे? हमारे पास कोई दुकान या ठेला तो है नहीं। डिम्पी की बात सुनकर मंजरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी विमल बोलता है। कहीं क्यों जाना, यहीं घर के बाहर बेचो ना। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा, ऐसे में आपका ख्याल भी रख पाऊंगी और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, ये तमाशा मैं अपने घर के बाहर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माँ वो लोग इतनी हिम्मत दिखा रही हैं तो तुम भी थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। किस दुनिया की परवाह है तुम्हें? कोई आया हमारी मदद करने? नहीं ना, तो फिर चुपचाप मंजरी जो कर रही है उसमें उसका साथ दो। सरला के मना करने के बाद भी मंजरी, डिम्पी और मीना मिलकर एक टूटा फूटा पलंग घर के बाहर डाल देती हैं। डिम्पी मोमोज के लिए आटा गूंथने लगी और मीना सब्जियां काट रही थी। मंजरी मोमोज के साथ की चटनी बनाने लगी। देखते ही देखते मंजरी और उसकी सहेलियां मिलकर 5 से भी ज्यादा तरह के मोमोज बना लेती हैं। कुछ लोग आकर उनके मोमोज चखने भी लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल के मोमोज हैं। ऐसे मोमोज तो हमने पहले कभी नहीं खाए। और कहीं और खाएंगे भी नहीं भैया, ये मोमोज बस हमारे पास ही मिलेंगे। जाइए जाइए और अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, हमारी दुकान पर सबसे अलग मोमोज मिलते हैं। ऐसे ही गांव के कई सारे लोग मंजरी की दुकान पर मोमोज खाने आते हैं। चंदू की दुकान के लोग भी आ जाते हैं। ये सब देखकर सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाम को मंजरी के बनाए सभी मोमोज बिक जाते हैं। वो सरला और विपुल से कहती है, ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी तूने मेरे और मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया। अब से मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। फिर क्या था, सारे गांव में मंजरी के बनाए मोमोज के चर्चे हो गए और मंजरी ने अपने घर के हालात फिर से अच्छे कर दिए। Please subscribe this channel.